उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी अभी हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने जा रहे हैं। रोज 2 से 3 से 4 सभाएं ये कर रहे हैं। क्या माहौल है, इस पर बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो चुनाव चल रहा है, 3 फेज का चुनाव हो चुका है। आपको अब आप आकलन लगा चुके होंगे, कहाँ जा रहा है चुनाव? जो अब तक के 3 फेजेस के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं और अनुमान यही है कि भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त हो रही है जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त हुई थी। तो सब मिला जुला कर मेरा अनुमान यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस 2022 के चुनाव में भी लगभग वही सीटें प्राप्त होंगी जो 2017 के चुनाव में प्राप्त हुई थी। लेकिन 2017 से इस बार परिदृश्य बदला है। 2017 में आप सत्ता में नहीं थे, अखिलेश यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। इस बार आपके जो पुराने कई नेता थे वो अब साथ छोड़कर जा चुके हैं, पूरब में भी, पश्चिम में भी, बीच में भी। तो उसका असर कितना मानते हैं जो नेता साथ छोड़कर चले गए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की एक साख और विश्वसनीयता इन 5 वर्षों में बनी है। कोई भले ही चला गया हो इधर उधर, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर भी बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल हुई है और वहीं पर विकास कार्य भी बहुत ही तेजी के साथ हुए हैं। जन सामान्य को भी जो आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए, काफ़ी हद तक वो सब सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। और दूसरी चीज़, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जिस तरीके से उन्होंने विकास कार्यों को सारे देश भर में गति दी है, और सबसे बड़ी विशेषता हमारे प्रधानमंत्री की यह है कि इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया कि कहाँ हमारी सरकार है, कहाँ हमारी सरकार नहीं है, लेकिन सारे देश का विकास होना चाहिए। एक बड़ा उद्देश्य सामने रखकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। यदि सारे उनके उठाए गए कदमों की अथवा जो भी कार्यक्रम उन्होंने लागू किए हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। तो यहाँ पर मोदी जी का भी प्रभाव का जो इम्पैक्ट है वह है, और वहीं पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी बहुत ही शानदार काम मिला है। इन सब सारी चीज़ों का असर है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस बार 5 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब जिक्र हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, तो कन्नौज का जिक्र हो जा रहा है, लखीमपुर खीरी का जिक्र हो जा रहा है, और एक तरह से ये भी आरोप लग रहा है कि एक खास समुदाय के लोगों को बहुत सप्रेस करके रखा गया है, उनके साथ न्याय नहीं किया गया है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। नहीं, देखिए, इतने बड़े राज्य में 1-2 घटनाएं कहीं पर भी कभी हो जाती हैं, उस आधार पर इसका आकलन नहीं किया जा सकता कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। अब इतना बड़ा राज्य में, देश का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 24 करोड़ की यहाँ की पॉपुलेशन है, तो 1-2 छोटी मोटी घटनाएं कहीं पर हो सकती हैं। उसको कानून और व्यवस्था के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कानून और व्यवस्था से अलग राजनाथ सिंह जी, जो कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक जो है वो उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा है जो पहले मिलता रहा है, और इसको कहीं ना कहीं बीजेपी दूसरे ढंग से भुनाने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में जो हो रही है वो ठीक है? देखिए, हमारे विपक्षी दल जो है उनके पास कोई मुद्दा शेष बचा नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और मजहब के आधार पर कोई डिवीज़न कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर डिवीज़न करने की कोशिश यदि किसी के द्वारा की जा रही है, समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा की जा रही है। बीजेपी जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। हम लोगों का एक सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। न्याय सभी के साथ होना चाहिए, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे, सहज रूप से इस नतीजे पर आप पहुंचेंगे कि
तुष्टीकरण की राजनीति यदि किसी के द्वारा की जा रही है तो उसमें सबसे आगे यदि कोई है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी ने भी यही रास्ता इसके पहले भी अख्तियार किया था और यहाँ इस बार भी इस रास्ते को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सभी राजनीतिक पार्टियों की यही हालत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करती है और किसी भी सूरत में हम लोग इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट 2014, 17, 19 में आपके साथ दिखा और था भी काफ़ी हद तक। इस बार वो आपसे दूर जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कहा भी जा रहा है, चूंकि आरएलडी और सपा एक साथ चुनाव लड़ रहा है। आपको लगता है कि पश्चिम में उसका नुकसान हो रहा है? देखिए, शायद कुछ लोगों के द्वारा यह बात इसलिए की जा रही है कि लंबे समय तक किसान आंदोलन चला है, लेकिन अब उस आंदोलन का कोई असर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जो तीनों कृषि संबंधित कानून थे, एकाएक उसके रिपील करने की उन्होंने घोषणा की और बाद में रिपील भी कर दिया, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है लोगों के ऊपर, सकारात्मक उसका प्रभाव पड़ा है लोगों के ऊपर। देखिए, देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद आज तक ऐसा नहीं हुआ है कभी कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की कि अपने जो हमारे किसान भाई हैं, कुछ नेता जो आंदोलन में शामिल हैं, उनको समझा बुझा कर इस मामले को रफा दफा किया जाए। बल्कि हम लोगों ने तो यह भी कहा कि जो कृषि संबंधित कानून है उनके जिस भी क्लाज में आप संशोधन करना चाहते हो वो संशोधन करने के लिए भी हम लोग विचार कर सकते हैं। फिर भी कोई संशोधन उनके द्वारा भी नहीं सुझाया गया। तो फिर अंततोगत्वा कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कि हम भाई उनको समझाने में सफल नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए, तो हम इस कानून को ही वापस लेते हैं। और उन्होंने वापस ले लिया। तो जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया है, जिस मन के बड़प्पन का जो उन्होंने परिचय दिया है, उसकी सराहना हो रही है। इस कारण समाज का कोई वर्ग हमसे टूटा हो अथवा हमसे दूर चला गया हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मानते हैं कि जो किसान आंदोलित थे या खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट जो आंदोलित थे, वो चुनाव आते आते आपके पक्ष में आ गए थे? देखिए, यह कहना कि पूरी जाट कम्युनिटी आंदोलित थी, यह न्याय संगत नहीं होगा और जाट कम्युनिटी के साथ भी यह इंसाफ नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी कोई कौम इसके कारण कोई आंदोलित थी। एक दूसरा फैक्टर जो पूर्वांचल में काम कर रहा है, ओम प्रकाश राजभर जो आपके साथ थे पिछले बार चुनाव में, वो आपके साथ दूर चले गए और उन्होंने मुख्यमंत्री पे तमाम तरह के आरोप भी लगाए कि वो ठीक से साथ नहीं चल रहे हैं। अब उनकी एक कम्युनिटी खास करके उस पूर्वांचल के इलाके में क्या बीजेपी के साथ आपको लगता है कि आएगी? और चूंकि वो अखिलेश यादव से अलायंस करके इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उसका कोई असर होगा? देखिए, ओम प्रकाश जी की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के से गठबंधन करने के बावजूद उनकी जो बिरादरी है, आप जिस राजभर बिरादरी की तरफ आप इंगित करना चाहते हैं, राजभर यह कौम, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 75-80% प्रारंभ से ही यह बराबर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और इस बार भी कमोबेश वह रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। उस कम्युनिटी के किसी नेता के कहने पर वह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का से रिश्ता अपना तोड़ देंगे, यह कदापि संभव नहीं है। राजभर कम्युनिटी का भी हमको अच्छा खासा वोट मिल रहा है और मैं इस विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग का समर्थन हमको न मिल रहा हो। और इवन कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब जो माइनॉरिटी माने मुस्लिम कम्युनिटी का भी समर्थन नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी का भी, अब परसेंटेज का कुछ हो सकता है, कहीं अधिक कहीं कम, कुछ न कुछ हमको समर्थन इस बार मिल रहा है। आप लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ आप बात करिएगा कुछ लोगों से, जरूर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा बहुत वोट, खास करके सिया कम्युनिटी के वोट आपको शुरू से मिलता रहा है, लेकिन आपको लगता है कि 3 तलाक के बाद कुछ मुस्लिम महिलाएं भी इससे और जुड़ गई हैं आपके साथ? बिल्कुल, मैंने मुस्लिम बहनों का भी हम लोगों को समर्थन मिला है। मुस्लिम बहनों ने 3 तलाक का कानून जो हम लोगों ने पास किया है, उसको लेकर उन्होंने अपनी प्रसन्नता का इजहार किया है, उनका समर्थन मिलेगा।
एक बात जो इस पूरे चुनाव में निकल कर आ रही है, जो प्रश्न उठाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा भी, कि बेरोजगारी का कोई निदान नहीं दिया गया। नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार में हैं लेकिन उसको बहाल नहीं किया गया। देखिए, ऐसा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से मैं मानता हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन सब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये मामला उछाला जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। कोरोना का महामारी का इतना बड़ा संकट होने के बावजूद 2 साल से यह भारत उसे झेल रहा है। बीच में लंबे समय तक लॉकडाउन की स्थिति रखनी पड़ी, सारे कामकाज ठप पड़ गए, लोग वापस जाना प्रारंभ किए। उसके कारण यह मान लेना कि एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। यह मैं समझता हूं कि यह सरकार के साथ न्याय नहीं होगा। अब धीरे धीरे काम धाम फिर से प्रारंभ हो रहे हैं, लोग अपने काम पर वापस लौट रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अब विज्ञापन वगैरह भी निकल रहे हैं, लोगों के को जॉब मिल रहा है। अब एग्जैक्ट फिगर हमारे पास इस समय नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, लेकिन काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है और आगे भी काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। जो थोड़ी बहुत क्राइसिस इधर पैदा हुई है, जो लोगों को कुछ आरोप लगाने का अवसर मिला है, इस कोरोना महामारी के कारण है। और यह संकट केवल भारत में ही पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है, इस सारे विश्व में बड़े बड़े जो रिच कंट्रीज मानी जाती हैं, धनाढ्य देश जो माने जाते हैं, वहाँ पर भी संकट पैदा हुआ है। और ये इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूँ महंगाई को लेकर, महंगाई को जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री ने भारत में नियंत्रित किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। क्यों? कांग्रेस पार्टी की जब हुकूमत थी, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं था, फिर भी महंगाई लगभग, रेट ऑफ इन्फ्लेशन लगभग 12% पहुंच गया था। इस समय तो लगभग 6% के आसपास है। अब आप ये समझिए, स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, महंगाई की दर भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो अब इतनी बड़ी महामारी कि 100 वर्षों में ऐसी महामारी कभी आई ही नहीं थी, और इस संकट से निपटने में थोड़ा समय स्वाभाविक रूप से लगेगा। और हमारे देश की जनता जागरूक है, इस सच्चाई को समझती है। लेकिन एक प्रश्न, महंगाई आप कह रहे हैं, इन्फ्लेशन दर कम है, कांग्रेस में डबल डिजिट में हमेशा रहा, तो लेकिन सरसों के दाम को लेकर और दलहन को लेकर महंगाई बढ़ी है और ये सब लोग मान भी रहे हैं। भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना, इस महामारी के संकट के कारण थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। अब उसको नकारते नहीं है सच्चाई को, लेकिन जितनी बड़ी महामारी थी लगातार लगभग 2 वर्षों तक, उसके बावजूद जिस तरीके से हमारी सरकार ने उसको नियंत्रित किया है, उसके बावजूद भी महंगाई को कंट्रोल किया है काफ़ी हद तक। मैं नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से हमको कामयाबी मिल गई, अरे किसी की भी सरकार रहती ना मिलती। अब जैसे मैं अमेरिका का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। अमेरिका दुनिया का सबसे धनाढ्य देश माना जाता है, लेकिन अमेरिका में इस समय इतनी महंगाई है कि पिछले 40 वर्षों में कभी भी अमेरिका जैसे देश को भी महंगाई का सामना नहीं करना पड़ा। मैं ऐसे कई देशों का आपको उदाहरण दे सकता हूँ। इसलिए भारत की, यहाँ की गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल ठहराना, मैं समझता हूँ कि यह न्याय नहीं होगा। और राजनीतिक दृष्टि से हमारे देश की जनता जागरूक है, चीज़ों को समझती है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आगामी 6 से लेकर 7-8 महीने के अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल यथावत होंगी, सामान्य होंगी। थोड़ा बहुत जो महंगाई बढ़ी है, इस महंगाई से भी लोगों को निजात मिलेगी, क्योंकि इतने प्रभावी। अब आपको आश्चर्य होगा कि मिनी बजट देखा जाए तो 1 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने 4 बार पेश किए हैं। मैंने इतना पैकेज दिया है ताकि महंगाई न बढ़ने पाए, लोगों के समक्ष रोजगार को लेकर भी वो संकट पैदा न होने पाए। और इधर उधर के आंकड़े देकर और जनता के सामने तथ्य न प्रस्तुत करके लोग देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ जनता जागरूक है और किसी भी सूरत में विपक्ष के द्वारा गुमराह किए जाने से गफलत में नहीं आएगी। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं, और हालांकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ विषय है। हिजाब विवाद बहुत देश में बढ़ गया है। एक कल लड़के की हत्या भी हो गई कर्नाटक में, और वहाँ 144 लगाने की नौबत आ रही है, और उसका असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव पे इशू बन रहा है। आपको लगता है कि हिजाब विवाद बहुत संजीदगी से हैंडल करने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा।
देखिए, हमारा व्यक्तिगत मत है कि हर स्कूल का, हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का एक अपना ड्रेस कोड होता है। अब वो संस्था जो निर्धारित करे, जो भी ड्रेस कोड निर्धारित होता है सभी को उसका पालन करना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत मत है। लेकिन चूंकि मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए मैं समझता हूं कि सभी को न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं है, वो आगे हैं। और थोड़े दिन पहले कांग्रेस की जो बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी जी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को क्या पहनना है नहीं पहनना उनका ये व्यक्तिगत मामला है। और उन्होंने विक्री जैसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया कि ये वो पहनना चाहती तो पहने। क्या ये सही है? देखिए, मैं बतला दूँ ना, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जब ऐसे मुद्दे, कभी कोई सेंसिटिव मुद्दे आते हैं ना, ये चाहे सब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जैसे लगता है कि उनके हाथ में कोई बहुत बड़ी चीज़ आ गई हो और वह नफरत लोगों के अंदर पैदा करने में बाज नहीं आते। अनाप शनाप इधर उधर की बातें करेंगे ताकि धर्म के आधार पर डिवीजन हो और उनको उसका लाभ मिल सके राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक ये सुझाव देना चाहता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों को, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। अब एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के हैसियत से मैं आज ये सब बातें आपसे कर रहा था। अब कुछ बातें रक्षा मंत्री के तौर पे आपसे करना जरूरी है, क्योंकि देश की सीमा पर चाइना के साथ जो हमारा बातचीत है अब तक सफल नहीं हो पाया है और लगातार 17-18 राउंड की बातचीत हो चुकी है। आपको लगता है कि चाइना से बातचीत करते रहना चाहिए या कुछ और रास्ता होना चाहिए? नहीं, बातचीत का सिलसिला चल रहा है, कुछ मामले हल हुए हैं और विश्वास मेरा यही है कि बातचीत यदि होगी तो कुछ न कुछ मामले हल होंगे। लेकिन देश को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में न झुकने दिया है और न हम देश का मस्तक किसी भी सूरत में हम झुकने देंगे। लेकिन राहुल जी ने जिस तरीके से संसद में बातें बोली हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा, उन्होंने कह दिया कि भारत के सेना के जवान बड़ी संख्या में मारे गए और चाइना के तो बहुत ही कम 3-4 शहीद हुए। उनका तो यही कहना था। लेकिन उसी के एक दिन आगे पीछे ऑस्ट्रेलिया के एक खोजी पत्रकार ने ऑस्ट्रेलिया का ही अखबार क्लैक्सान में लिखा कि हमने पूरी छानबीन करने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद, तथ्य इकट्ठे करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें चाइना के 38 से लेकर 50 लोग मारे गए। उन्होंने यह बात कही है। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो उनकी बात पर विश्वास करो। रक्षा मंत्री होने के बावजूद कभी भी इस पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर बोलने पर उनका इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी चर्चा होती है, उसको अदरवाइज भी कभी लिया जा सकता है। तो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कूटनीतिक दृष्टि से यह न्याय संगत है कि ऐसी बातों पर जल्दी कोई बोलना नहीं चाहिए, अथवा जो तथ्य भी हों तब भी कभी कभी आवश्यक होता है कूटनीतिक दृष्टि से उनका खुलासा न किया जाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि भारत की जमीन चाइना ने कुछ कब्जा कर रखा है और ये लोग बड़ी बड़ी बातें। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता कब हुआ है, क्या हुआ है, वह जानते हैं किसके शासनकाल में हुआ है। मुझे लगता है कि आजाद भारत के इतिहास की भी जानकारी उनको नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा कि जरा उन्हें पढ़ाइए। प्राचीन भारत की तो होगी ही नहीं, आजाद भारत के इतिहास की भी उन्हें जानकारी नहीं है। आप तो जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे देश की 1 इंच जमीन पर भी हम किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। एक राजनाथ सिंह जी, जो करंट विषय है, और मैं एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं। जैसे उन्होंने यह भी कह दिया मोदी जी के आने के बाद चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ गई है। अब देखिए, आजाद भारत के इतिहास की उनको जानकारी नहीं है। क्या उन्हें यह नहीं मालूम है? सक्सगाम घाटी, जिस पर कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, पाकिस्तान ने उसे चीन के हवाले किया। उस समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इतना ही नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके जिसे कहते हैं, उसमें काराकोरम जो हाईवे बना है पाक और चाइना की दोस्ती के परिणाम से, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी।
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बनना प्रारंभ हुआ है तो उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, मोदी जी नहीं थे। यही कह रहा है ना, तथ्यों की जानकारी उनकी नहीं है। अब लगा दिया कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मोदी जी के आने पर बढ़ी है। ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर जनता का समर्थन हासिल करने की ये जो कोशिश है उनकी, वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। एक जो मौजूद प्रश्न है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रसा और यूक्रेन के बीच में तनाव है, और रसा की फोर्स जो है वो बिल्कुल सीमा के अंदर पहुंचने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है, और उसके 2 क्षेत्रों को रसा ने मंजूरी भी दे दी है। रसा ने मान्यता दे दी है उनके 2 क्षेत्रों को, और वहाँ पर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यूक्रेन को लेकर जो इस समय मामला चल रहा है उसमें बातचीत के द्वारा ही ये मामला हल हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, और संघर्ष की नौबत ना आने पाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इसी दृष्टि से प्रयास करना चाहिए। और मुझे एक अच्छी सूचना प्राप्त हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन ने अपनी कंसेंट दी है, अपनी सहमति दी है कि हम रूस के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। हो सकता है कि इसका समाधान हो जाए, लेकिन भारत जो चाहता है, भारत यही चाहता है कि डिप्लोमेटिक बातचीत से ही, कूटनीतिक बातचीत के द्वारा ही इस मामले का हल निकलना चाहिए। संघर्ष की नौबत, युद्ध की नौबत नहीं आनी चाहिए। यह केवल 2-3 देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये मामला, ऐसे मामले बहुत गंभीर हुआ करते हैं।